वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 भाषा एवं व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग भाषा में जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। वह अपने मन के विचारों को तरह तरह से प्रकट करता है। अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, और वो दोनों विकल्प हैं ये 1 और 2। वह अपने मन की बात अन्य लोगों से मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और सेकंड है 2 नंबर, वह अपने मन में उठे प्रश्न और प्राप्त किए गए समाधान को लिखित रूप में व्यक्त करें। इन दोनों विकल्पों में से किसी का चयन करने पर मनुष्य भाषा का प्रयोग करेगा। अपनी बात को प्रकट करने के अन्य साधन भी हैं। हम अपनी बात को संकेत या इशारों द्वारा भी कहने की कोशिश करते हैं, जैसे चौराहे पर खड़ा पुलिस वाला संकेतों द्वारा वाहनों को नियंत्रित करता है। संकेतों द्वारा हम अपनी बात को एक सीमा तक ही समझा सकते हैं। विद्यार्थी ने अध्यापक से कक्षा से बाहर जाने की अनुमति मांगी। अध्यापक ने जाने की स्वीकृति सिर हिलाकर दी। विद्यार्थी कक्षा से बाहर चला गया। यहाँ अध्यापक ने बिना बोले ही अपने मन की बात कह दी, लेकिन संकेतों, इशारों और चिन्हों को सही मायने में भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भाषा तो भाव और विचार को प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानो मुख से निकले हो। सबसे पहले हम जानें कि भाव और विचारों को क्या है और इसे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है और दूसरों के भाव और विचारों को जाना जाता है। भाषा को विचारों के आदान प्रदान का साधन कहा जाता है। उपयुक्त विवेचन से भाषा के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है और यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। और सेकंड नंबर हम लोग आते हैं भाषा और उसके रूप। तो यहाँ पे भाषा 2 तरह के होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला नंबर है मौखिक भाषा। ऊपर दिए गए चित्रों से यह पता चलता है कि मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, जैसे समाचार वाचक द्वारा समाचार बोलना। यहाँ पे दिया हुआ है समाचार बोलना, नेता द्वारा भाषण देना और सब्जी वाले का आवाज़ लगाना इत्यादि। यहाँ नेता द्वारा भाषण दिया जा रहा है, यहाँ सब्जी वाला आवाज़ लगा रहे हैं। इन सभी उदाहरणों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर भावों व विचारों को व्यक्त करना। अब ये है कि भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, भाषा के जिस रूप से मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरा हम लोग आ गए हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा हो गया आपका कि यहाँ पहले चित्र में डॉक्टर शर्मा अखबार पढ़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर शर्मा अखबार पढ़ रहे हैं। शिक्षिका व्याकरण की जानकारी श्याम पट पर लिख कर दे रही हैं। यहाँ दे रही हैं शिक्षिका श्याम पट पर लिख कर। ऊपर दिए गए उदाहरण द्वारा हमें लिखित रूप में जानकारी मिल रही है, अर्थात यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित भाषा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे हम आप लोग को बता सकते हैं, जैसे आप कॉपी में नोट्स वगैरह बना रहे हैं, फेयर कॉपी बना रहे हैं, तो वो लिखित हो गया जिसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। और सेकंड है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा के जिस रूप से मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद है बोली, यानी बोली किसे कहते हैं। तो बोली भाषा का अल्प विकसित एवं क्षेत्रीय रूप है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती, हाँ उनमें लोकप्रियता आदि मिल सकती है। देश के किसी सीमित क्षेत्र में अब आता है कि बोली किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देश
देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती हैं। अब है लिपि। भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्हों की रचना की गई है जिन्हें अक्षर या वर्ण कहा जाता है। अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य बनाकर व्यक्ति अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करता है। जैसे अक्षर मान लीजिए कि सब, तो हम जैसे किसी दूसरे से बातचीत के माध्यम से बोलते हैं कि सब ठीक है, तो ये हमारा एक शब्द से वाक्य बनाकर दूसरे के सामने हम अपने बात को प्रकट कर सकते हैं। अब है कि लिपि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विभिन्न भाषाओं की अपनी लिपियाँ हैं। संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेज, फ्रेंच लिपि रोमन इत्यादि हैं। अब आते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि व्याकरण। तो किसी भी भाषा के सही और शुद्ध प्रयोग के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इन नियमों का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। वह शास्त्र, अब आते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण होता क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वह शास्त्र जिसे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे यह वाक्य शुद्ध है, घूमने मुंबई हम सबके लिए जाएंगे। हम इस वाक्य को शुद्ध रूप से इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि हम सब घूमने के लिए मुंबई जाएंगे। अतिरिक्त ज्ञान। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की अन्य भाषा के संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है वे इस प्रकार हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब संस्कृत हैं, तेलुगु हैं, कश्मीरी हैं, तमिल हैं, उर्दू, बांग्ला, कन्नड़, बोडो, पंजाबी, मलयालम, संथाली, असमिया, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, डोगरी, नेपाली, गुजराती, हिंदी, उड़िया और सिंधी। ये सब भाषा है जिसको संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। अब हम यहाँ पे आप लोग इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुँचाता है। तो भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती हैं, लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती हैं। बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। बोली का रूप थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र हैं जिनके द्वारा भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। धन्यवाद।